हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। बच्चों, तो जैसा जानते हो आपका एनटीपीसी का एग्जाम नज़दीक आ गया है। 5 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है भाई। और ये चलेगा आपका 24 जून तक। 5 जून से स्टार्ट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, हमने आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। ठीक है। हमारा जो संगम प्रैक्टिस सीरीज है, इसके तहत आपका एनटीपीसी एग्जाम के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे आपके अपने इस चैनल पर, जीएस गुरु अकेडमी पर। बच्चों, तो आज हमारा ये पहला सेट होगा मैथ्स का। ठीक है। तो आज की पहली क्लास आपके लिए लेकर मैं आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। संगम प्रैक्टिस सीरीज हमारी इस प्रैक्टिस सेट का नाम है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको वीडियो को लाभ मिल सके और वे भी अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है भाई। तो चलिए आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लगा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक आइसोलेशन ट्रायंगल है, यानी कि समद्वि बाहु त्रिभुज है। उसका आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो बराबर भुजा है दोनों, वे दी है 5-5 सेंटीमीटर। हमें उसकी ऊंचाई बतानी है, हाइट बतानी है। तो समबाहु त्रिभुज होता कैसा है, थोड़ी प्रॉपर्टीज की जान लीजिए बच्चों। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये इसका बेस हो गया बच्चों। यहाँ ये दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8। और हमें इसकी शीर्ष से ऊंचाई निकालनी है। ये ऊंचाई यानी कि हाइट हमें निकालनी है। इसे आप लंबी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो। त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है। यहाँ पे हमें एच निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट इसकी निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए ध्यान से। पहली बात, इस समबाहु त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज को देखें आप। ये 5 है, ये 5 है, ये पूरी 8 है बच्चों। तो अगर ये 8 है तो आधी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये जो लंब है आपका परपेंडिकुलर जो होता है, ये जो हाइट है आपकी शीर्ष से बेस पर डाली गई जो हाइट है, ये इस बेस को दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि जितना ये होगा ये वाला हिस्सा, उतना ही ये होगा। ये टोटल 8 है तो नीचे वाला कितना होगा, ये 4। ये 4 होगा। ये 5 है तो ये कितना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो 3 4 5 का, 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। ये हमारा 5 है, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 3। ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का होता है 16। 25 में 16 जाएगा, 9 बचेगा। और ये 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा 3 का। तो एच का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। तो समद्विबाहु का क्वेश्चन था, आपसे पूछा था शीर्ष ऊंचाई। तो जब भी शीर्ष ऊंचाई की बात करें समद्विबाहु त्रिभुज में या समबाहु त्रिभुज में, तो आप समझ जाना आपको क्या लगाना है। समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको लगानी है इसमें, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखें बच्चे। क्वेश्चन में दिया है, सुनील के पास रोटी बनाने के लिए 9 सही 1/4 किलो आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1 सही 1/8 केजी आटे की आवश्यकता है, तो कितने पेड़े बना सकता है, यानी कितने पेड़े बनेंगे। पेड़ों की संख्या बतानी है, रोटी के जो पेड़े हैं उनकी संख्या में बतानी है फिर। ठीक है भाई। चलिए संख्या कैसे निकालनी है आपको, देखिए क्या करना है। टोटल आटा कितना हमारे पास, तो टोटल है 9 से 1/4 केजी। ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 37 बटे, इसको लिखा जा सकता है 37/4 केजी। सिंपल फ्रैक्शन में आप इसे लिख सकते हो, 4 9 36 1 37, 37/4 केजी।
अब यहाँ दिया है कितना, एक पेड़ा बनाने के लिए हमें टोटल कितना आटा चाहिए, 1 से 1/8 kg। एक सही एक पेड़े के लिए जो एक पेड़ा हमें बनाना है उसमें कितना आटा लगेगा, एक पेड़ा कितना आटा लेता है, तो 1 से 1/8 यानी कि 9/8 kg आटा लगता है एक पेड़े में। तो पेड़ों की संख्या में बता दिए, तो संख्या कैसे निकालोगे आप, टोटल आटा कितना है, टोटल आटे को एक पेड़े के आटे की मात्रा से भाग कर देंगे, टोटल मात्रा कितनी है 37/4, इसको डिवाइड करना है 9/8 से, ठीक है भाई। तो ये 8 जाएगा आपका ऊपर गुना में, तो इसको आप लिख सकते हो 37 गुना में 8 बटे में 4 गुना में 9, ठीक है भाई। तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 37 दूनी 74, 74/9, 74/9 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 74 को काटेंगे 9 से, 9×8 = 72, 9×8 = 72, ये 8 बार कटेगा, ये पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा। निकटतम पूर्ण संख्या में बतानी है, तो टोटल कितनी यहाँ पे पेड़े बनेंगे, पेड़ों की संख्या कितनी होगी 8, ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होगा। 8 पेड़े हमारे यहाँ पे पूरे पूरे बनेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपके जो क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपके YQ क्वेश्चन है, सभी आपके जो एग्जाम में पूछे गए NTPC एग्जाम में 2021 की जो सीरीज थी, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जितने भी आपकी शिफ्ट हुई है, उन सभी से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन दिया है cos 12 प्लस cos 84 प्लस cos 168 प्लस cos 96 का मान आपको बताना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए बच्चों, देखिए जब भी इस तरह की सीरीज प्लस में चले cos के साथ, जब भी cos की सीरीज इस तरह प्लस में चले, ठीक है, cos 12, cos 84, cos 168, cos 96, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे या तो 90 का देखना है या फिर आपको देखना है 180 का सिंबल, ठीक है। या तो आप 90 बनाएं या फिर 180 का क्या बनाएं, संबंध बनाएं। तो यहाँ cos 12 को अगर मैं देखूं 168 के साथ, तो इनका संबंध बना बच्चों यहाँ पे 180, कितना होता है 180, ठीक है, ये हो गया 180। और अगर cos 84 की बात करें cos 96 से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, कोणों का 84 + 96 कितना होता है, ये भी 180 होता है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, कोस वाला क्वेश्चन बच्चों आ जाए, तो यहाँ पे आप क्या करें, इन सबको आप एक जैसा बना सकते हो, ठीक है। देखिए कोस 12 यहाँ प्लस का है, तो माइनस का कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसको लिखा जा सकता है कोस 180 - 12, ठीक है भाई। 168 का मतलब क्या होता है, कोस 180 - 12, ठीक है भाई, कोस 180 - 12। और ठीक इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही, ये वाला, इसको भी लिखा जा सकता है कोस 180 - 84। बात समझ में आ गई। और आप जानते हो बच्चों कि कोस 180 - थीटा क्या होता है, आप कहोगे कोस थीटा, वो भी किसमें होता है, माइनस का। कोस 180 - थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो यहाँ जो बनेगा हमारा, ये बनेगा माइनस कोस 12, ठीक है भाई। और ये बनेगा हमारा, इसको लिखा जा सकता है कोस 180 - 84, इसको लिखेंगे माइनस कोस 84। अब ये पूरी सीरीज आपकी कैसे लिखी जाएगी, कोस 12 को आप ऐसे लिखें, ये कोस 12 आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। कोस 84 ऐसे रखा जाएगा, इसको हमने छेड़ा नहीं है, कोस 84 ऐसे रहेगा आपका। ये लिखा जाएगा माइनस कोस 12, और ये लिखा जाएगा बच्चों माइनस कोस 84, ठीक है। तो प्लस माइनस आपके कट जाते हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, 0, क्या मिलेगी 0, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। ये समझाने के लिए था बच्चों, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करें, 180 वाला तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो कोस 180 - थीटा माइनस कोस थीटा होता है, आपको ध्यान रखना है। एक टेबल होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आपको ये कोणों के संबंध आपको याद रखने हैं। तो कोस 12 यहाँ दिख रहा है मुझे, तो 168 को मैंने 12 ही बना दिया। 180 माइनस कितना, 12, 180 - 12 को लिखा जा सकता है कितना, 168। और कोस 180 - 12 क्या होता है, माइनस कोस 12 होगा। तो यहाँ पे
लिखा जा सकता है इसकी जगह, सीधी सी बात करें cos 12, इसकी जगह लिखेंगे cos माइनस में 84, और ये हमारे प्लस में है तो ये वाले इनसे कट जाते हैं। हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा 0। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे भी आपको इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपके एग्जाम पे ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य समय का क्वेश्चन है, 3 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये जब भी क्वेश्चन बच्चों आ जाए, मिलकर काम करेंगे, ठीक है, कार्य करना है मिलकर, यहाँ कर रहे हैं अलग अलग। 3 आदमी या 6 लड़के, काम 3 आदमी से करा लीजिए, काम 3 आदमी से करा लीजिए बच्चों, या फिर 6 लड़के से करा लीजिए, काम 20 दिन में पूरा होने वाला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ध्यान से देखें, 3 आदमी या 6 लड़के, इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, इनका एलसीएम बनेगा 6, और ये 6 क्या आ गया हमारा, 3 आदमी और 6 लड़कों का एलसीएम 6 आ गया। ये 6 क्या है, ये 6 होता है एक दिन का काम। 3 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। 3 आदमी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो एक आदमी कितना करेगा, 2। 6 लड़के एक दिन में 6 काम करते हैं, एक लड़का कितना करेगा, 1। ठीक है भाई, तो ये जो मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम मेथड से यहाँ पे से कर रहे हैं। तो 3 आदमी और 6 लड़के का जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। ये 6 क्या है जो हमने एलसीएम लिया, एक दिन का काम। लिख देता हूँ, एक दिन का काम, काम होता है बच्चों ये एक दिन का काम। और काम कब तक चला है यहाँ पे, 20 दिन तक। तो अगर एक दिन में 6 काम करते हैं 3 आदमी या 6 लड़के, एक दिन में 6 काम कर पाते हैं, तो 20 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे 6 गुना 20, ये टोटल काम हो गया। अब ये काम किससे कराना है, 6 आदमी से कराना है, 8 लड़कों से कराना है, वो भी मिलकर। एक आदमी कितना करता है, 2 करता है, तो 6 आदमी कितना करेंगे, 12। कितना करेंगे बच्चों, 12। ठीक है भाई, और 8 लड़के कितना करेंगे, आप यहाँ पे गुना करके बना सकते हो। ये एक आदमी करेगा 2 काम, एक आदमी की क्षमता 2 है, तो 6 आदमी करेंगे 12। 8 लड़के कितना करेंगे, 8 लड़के करेंगे बच्चों 8 काम, क्योंकि एक लड़का एक काम करता है। एक लड़के की जो एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की 1 है, तो 8 लड़के कितना करेंगे, 8 लड़के करेंगे 8 काम। तो आप इसे जोड़ दीजिए क्योंकि ये मिलके काम करेंगे। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 6 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़कों की, 6 आदमी और 8 लड़के एक दिन में करेंगे 20। ठीक है भाई, तो 6 गुना 20 बटे में 20, और बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। वस्तु को 138 से बेचने पर 8% की हानि हुई। 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कितने में बेचेंगे ताकि हमें 4% का लाभ हो जाए। एक बार इसको बेच चुके हैं, कितने बार, पहली बार तुम इसे बेचा है कितने बार, 138 पर। 138 में जब इसे बेचा बच्चों, तो हमें कितना हानि हो गया, हमें हानि हुआ है 4% की, सॉरी 8% की। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 92% की वैल्यू। अगर 138 में बेचकर हमें 8% का नुकसान होता है, तो ये 138 कितने परसेंट के बराबर है, 92% के बराबर होगी बच्चों। और हमें कमाना है 4% लाभ। अगर 4% लाभ लेना है तो हमें बेचना होगा 104 पर, क्योंकि हमें 4% लाभ लेना है, यानी 100 पर 4 का लाभ लेना है। क्रय मूल्य 100% होता है, तो परसेंटेज में 104% की वैल्यू हमें निकालनी है। 104% में से बेचना पड़ेगा। 138 किसकी वैल्यू है, 92 की वैल्यू, 104 की वैल्यू हमें निकालनी है। 23 से कट जाएगा, 23 चौका 92 बच्चों, 23 छिक्का 138, और 4 से आप इसे काट लीजिए, 26 चौका 104 होते हैं। ठीक है, 26 चौका 104 होते हैं, 4 से काटेंगे 4 को, 26 बार कटेगा, और 26 छिक्का होता है 156। 156 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें 4% लाभ लेना है तो उस वस्तु को बेचना पड़ेगा 156 रुपए पर। किस पर बेचना पड़ेगा? 156 पर। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है भाई, जियोमेट्री का क्वेश्चन है आपका एडवांस मैथ से। यहाँ दिया है एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, ए बी सी 50 डिग्री एंड सी डी 25 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई डी इज इक्वल टू, यानी कि ए ई डी की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले ए डी को ढूंढ लेते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ए डी कहाँ पर है, एंगल कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए बच्चे, एंगल कौन सा बताना हमें। यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। ये एंगल कहलाता है ए ई डी। ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और वैल्यू किसकी दी गई है? वैल्यू दी गई है हमें एंगल बी की, ए बी सी की, एंगल बी ए सी की दी गई है, ए बी सी की दी गई है, और सी डी की दी गई। ये 25 है। तो इसको करने का तरीका जान लीजिए कैसे करना है बच्चों, जब भी एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए। देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। एंगल सम कितना होता है? 180। ए बी सी, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। चाहे किसी भी टाइप का आपका त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, ठीक है भाई। अगर तीनों कोणों का 180 है तो यहाँ देखिए, पहले इस त्रिभुज में झांक लीजिए, त्रिभुज ए बी सी वाला, ये वाला त्रिभुज। पहले इस पे आएंगे हम। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 30, ये 50, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 30, ये 50। तो ये कितना होगा? हमें पता है 180 होता है टोटल तीनों का। 30 और 50 कितना हो गया? 80। तो ये कोण कितना होगा? 100, क्योंकि हमें 180 बनाना है। इसका मतलब ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल, ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा? 100। ये 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 100 डिग्री। ये एंगल आपका आ जाएगा कितना? 100 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है भाई। अगर ये 100 है तो इसके जस्ट अपोजिट में इसके सामने वाला, ये कितना रहेगा? ये 80 रहेगा बच्चों। ये कितना रहेगा? 80। बात क्लियर है? क्योंकि एक रेखा पर बने एक तरफ के सभी कोणों का योगफल, जैसे ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया बच्चों? 100 आ गया। तो ये टोटल एंगल कितना होता है? रेखे जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। सीधी रेखा, रिजु रेखे कोण इसको बोलते हैं, लाइनर एंगल, ठीक है भाई। तो अगर ये हमारा 100 है तो इस साइड में कितना होगा? 80 होगा। इनका टोटल हमारा कितना बैठेगा? हमेशा 180 होता है। एक साइड में कितने भी एंगल आप बना लीजिए एक रेखा के, इन सभी का टोटल कितना होता है? 180 होता है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है भाई, ज्योमेट्री में। तो चलिए वही बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ये 80 हो गया बच्चों, ये 25 दे रखा है, ये 25 है, ये 25 इसने दे रखा है, 25, इसको मैंने बड़ा करके थोड़ा लिख दिया, ठीक है। ये 80, और हमें ये वाला एंगल बताना, ये वाला। तो देखिए, ये वाला जो एंगल है बच्चों, इस त्रिभुज के लिए, ये वाला त्रिभुज देखो ध्यान से, त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी के लिए ये जो एंगल है, ये वाला, ये बाह्य कोण है। क्या है? बाह्य कोण, या बहिष्कोण बोल, इसको बोल सकते हो, बाह्य कोण बोल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इससे बोल सकते हो, अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल इसको बोल सकते हो। ये जो एंगल है बच्चों, ये इन दोनों एंगल के योगफल के बराबर होगा। बात क्लियर है? किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंदर के दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय है, थ्योरम है ज्योमेट्री में। तो 80 और 25 105 होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा आपका एंगल ए ई डी, ए ई डी, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 105। तो एग्जाम में जाने से पहले बच्चों आपको ये थ्योरी कंफर्म करके जानी है, अच्छे से देख के जानी है, तभी आप इन क्वेश्चन को लगा पाओगे, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए, सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, बस थ्योरी कंसेप्ट होता है। अगर आपको पता है, एडवांस मैथ में ज्योमेट्रिक कंसेप्ट आपको पता है, थ्योरम आपको याद है, प्रॉपर्टी आपको याद है, तो आप इसे जल्दी लगा पाओगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, उसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन।
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर वह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप बेसिक से करेंगे, एलसीएम निकाल के पूरा पूरा इसको सोल्व करेंगे। आप छोटी छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है तो 27, 35, 25 और 21 का आपको एलसीएम निकालना है। जो बने कितना, वो बनेगा 4725। कितना बनेगा? 4725। 27, 35, 25 और 21 एलसीएम निकालोगे, टाइम तो लगेगा लेकिन आप एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए कोशिश करें ऑप्शन से करें। किससे करें? ऑप्शन से, ठीक है। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। इसने बोला है 3 जोड़ने पर 27 से कटती है, 35 से कटती है, 25 से और 21 से। तो जो नंबर 27 से कटेगा बच्चों वो 9 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 9 से भी कटेगा। और जो 21 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। बात क्लियर है? 3 जोड़ने पर वो 21 से कट जाती है, 27 से भी कट जाती है। इसका मतलब ये हो बच्चों, वो संख्या देखिए अगर वो 3 जोड़ने पर इन सब से कट जाती है तो वो 3 से भी कट जाएगी, क्योंकि 3 27 के अंदर भी होता है, 21 के अंदर भी होता है। तो मैं क्या करूंगा, वो संख्या अगर 3 जोड़ने पर 3 से कट जाती है, वो संख्या पहले भी 3 से कटती होगी, ठीक है, वो संख्या पहले भी 3 से कटती होगी। तो जो संख्या हमारी 3 से कटेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 तो हम बाद में जोड़ेंगे, 3 जोड़ने से पहले ही हमारी वो संख्या 3 से कटती होगी, ठीक है भाई। देखिए 27 से कटने का मतलब 3 से कट जाती होगी, 21 से कटने का मतलब 3 से कट जाती होगी। 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो भी 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 क्या है, 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। बात क्लियर है? तो हम चेक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, वो नंबर देखेंगे जो हमारा 3 से कट जाता है। देखिए 5 2 7 7 14 4 18, 5 2 7 7 14 4 18, ये नंबर हमारा कट रहा है, ठीक है। ये नंबर हमारा कट रहा है किससे? 3 से। किससे कट रहा है? 3 से, ठीक है भाई। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं, अगर इसमें 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो ये 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 27 से कट रहा है ना, तो 9 से भी कटना चाहिए, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, ये 21 हो जाएगा। इनका सम कितना बन रहा है? 5 2 7 7 14 4 18, 18 बन रहा है इनका सम। 18 में 3 जोड़ेंगे आप, 21 हो जाएगा, जो कि 27 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है भाई। 8 2 10 7 17 4 21, 8 2 10 17 4 21, ठीक है, 21 हो गया ये योगफल इनका। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। और 24 हमारा 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। बात क्लियर है? 7 और 1 8 और 3 11, तो वैसे ही आंसर नहीं होगा हमारा। 2 और 2 4 7 11 4 15, देखिए इनका सम कितना बन रहा है? 15। अब 15 में कितना जोड़े ताकि ये 9 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, ठीक है। तो 15 तो पहले ही 3 से कट रहा है, बस 9 से चेक करना है आपको। 9 से कैसे कटेगा? जब इसका सम 9 से कटेगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9 का रूल क्या होता है भाज्यता का? अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाती है। बात ये है। तो 9 से या फिर 3 से चेक करके आप इसको आसानी से कर सकते हो। 3 से ये नंबर भी कट गया हमारा, ये भी कट गया, ठीक है भाई। लेकिन इसमें 3 जोड़ने के बाद, 3 जोड़ने के बाद वो कह रहा है 3 जोड़ने के बाद 27 से कट जाती है। तो 3 जोड़ने के बाद ये 27 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से नहीं कट रहा है, तो 27 से क्या कटेगा? ये 3 जोड़ने के बाद 27 से क्या कटेगा? जब ये 9 से नहीं कट रहा, 9 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ठीक है भाई। ये तो पहले नहीं कट रहा, ऑप्शन एक ही जाता है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से कर सकते हो। बात क्लियर है? एलसीएम निकालना चाहते हो, एलसीएम निकाल सकते हैं आप इनका। 27 एलसीएम निकाल के भी आप इसे कर सकते हो, 25 और 21। जब आप बच्चों इनका एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4725 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4725। 4725 इनका आंसर आएगा, इनका जो एलसीएम बनेगा सभी का, ठीक है। उसमें से आप 3 घटाएंगे तो नंबर आपको क्या मिलेगा? 4722। तो इस तरह भी आप इसे कर सकते हो एलसीएम निकाल के, लेकिन आप इसे ऑप्शन से जल्दी कर लोगे डिविजन की रूल लगाकर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 की भाज्यता और 9 की भाज्य दे देकर आप इसे आसानी से कर सकते हो। बात क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, नहीं परिमेय संख्या में बदलना है। इसको
रेशनल नंबर बनाना है, 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखना है। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो एक आसान सा तरीका होता है, सिंपल सा मेथड होता है इसको बदलने का। यहाँ दशमलव के बाद में आप थोड़ा गौर कीजिए, 232323 बार बार आ रहा है, ठीक है, ये दो अंकों की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 232323। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2323 और 23 ये चलता रहेगा, ठीक है। इसको परिमेय संख्या के रूप में हमें लिखना है। इसको लिखा जा सकता है 0.23 के ऊपर बार, और बार को हटाने के लिए फ्रैक्शन में चेंज करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद, यहाँ पे 232323 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं दो नंबर, तो इसको लिखा जा सकता है 23 के ऊपर बार, ठीक है। और यहाँ पे बार हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उनके लिए उतने ही नीचे 9 उतार लेते हैं। तो 2 के ऊपर अगर बार है तो 2 डबल 9 आपका नीचे आ जाएगा, 23/99 आप इसे लिख सकते हो, 23/99, ठीक है। तो ये बार वाला क्वेश्चन होता है, दशमलव के बाद में अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है, रैकरिंग उसके ऊपर आ जाती है, तो 23 के ऊपर बार आ जाएगा, इसको लिखा जाएगा 23/99। अगर एक के ऊपर बार होता है तो हम यहाँ पे क्या करते भाई, केवल एक 9 यहाँ पे नीचे लिखते हैं अपॉन में, 2 के ऊपर बार है तो दो बार 9 लिखा जाएगा, 3 के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिखा जाएगा, यही इसका तरीका होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ और बताने की बात नहीं है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, आपके एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, तो अभी से इसकी प्रैक्टिस करके जाए अच्छे से। ये आपको एक नंबर लाइन दे रखी है यहाँ पे, जो इस डाटा को प्रेजेंट करता है। मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ पे नंबर लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। इस डायग्राम में जो आपको ग्राफ दिया है, इसमें जानकारी क्या है, 2013 से लेकर 2018 6 वर्षों का डाटा आपको दिया गया है। सेल्स ऑफ कार्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। आगे क्या लिखता है, ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि इन 6 सालों के दौरान कंपनी में कारों की बिक्री का स्तर क्या रहा, उसका डाटा आपको यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या, पहले 3 साल, 2013, 14 और 15, और अंतिम 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या का अंतर, यानी कि पहले 3 साल और बाद के 3 साल में जो कारें बिकी, ठीक है, उनका डिफरेंस हमें बताना है। पहले 3 साल का और बाद के 3 साल का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। और यहाँ पे कारों की संख्या दे रखी है आपको पर ईयर में, ठीक है। 2013 में कितनी कारें बिकी, तो जो लाइन आपको ये दर्शाती है, ये किसके सामने है, 150 के सामने। 2013 में ये किसके सामने है, 150 के। तो यहाँ पे 2013 में 150 कारें बिकी, ठीक है बच्चों। 2014 में कितनी कारें बिकी हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 100। 2014 में कितनी कारें बिकेंगी, 100। और 2015 में कितनी कारें बिकेंगी, 250, ठीक है भाई। कितनी हो गए, 250। तो टोटल आप कर लीजिए, पहले 3 वर्षों का डाटा कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 500। कितना बनेगा भाई, 150, 100, 250 और 250, 500। आप सीधा भी जोड़ सकते हो, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 150, 100, 250 हो गया, 250 हमारा 500 हो गया। पहले 3 साल की बिक्री 500 हुई। अब बाद के 3 साल पे चलते हैं, 2016, 17, 18 में दिखते हैं कितनी कारें बिकी हैं। 2016 पे आते हैं, 2016 में केवल 100 कारें बिकी है, 100 कारें, यहाँ पे 100, ठीक है। 2017 में कितनी कारें बिकी हैं, 300। 2018 में भी 300 बिकी हैं। तो 300, 300, 600 और एक 700। तो यहाँ पे लास्ट के 3 वर्ष में, यानी कि लास्ट 3 ईयर में कितनी कारें बिकी हैं, 700। और फर्स्ट 3 ईयर्स में कितनी कारें बिकी हैं, फर्स्ट 3 ईयर में 500। इनका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 200। डिफरेंस बताना, तो अंतर कितना आ गया, इनका अंतर आ गया 200। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है, डाटा को समझना होता है, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर जाओगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लगभग हर शिफ्ट में आपसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है।
एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब बराबर किसके होगा। ये आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या क्या है देख सकते हैं आप। 3xyz एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स, 3 इंटू में एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई। तो देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए बच्चों, आप इसे कंपैरिजन करें इससे। ध्यान से देखिए एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको बतानी होती है। देखिए बच्चों, यदि ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाए, जीरो के बराबर हो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है भाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये होता है 3abc के। ये आपको याद रखना है। इस पैटर्न पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए इस पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी की फॉर्म तो नहीं है अभी, यहाँ पे तो एक्स वाई जेड है वो माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई, ये हमारा, इसे आप ए मान लीजिए बच्चों, और y माइनस जेड इसे आप b मान लीजिए, और z माइनस एक्स इसे आप c मान लीजिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी, मैं इससे तुलना करूँ ताकि आप समझ सको आसानी से। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो आप देख रहे हो सब कट जाएंगे, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, y से y कट, क्या मिला आपको, जीरो। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, a है, ये पूरा a है बच्चों, ये b है, ये पूरा b है, और ये क्या है पूरा c, ये c है। तो c ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 इंटू में x माइनस वाई यानी 3a इंटू में b इंटू में c, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है। बात क्लियर है। तो चलिए इसका आंसर क्या मिला हमें, इसका आंसर हमें मिला बच्चों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से देखिए और आंसर देने की कोशिश करें। एक 10-15 सेकंड के लिए देखिए इसको, और आप इसका आंसर देने की कोशिश करें खुद से, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूं। चलिए, कोस 1 डिग्री 2 डिग्री कोस 3 डिग्री इस तरह से इंटू में गुना में है, सब ये गुना में मल्टीप्लाई में होते हैं, और कहाँ तक पहुंचे हम, कोस 179 तक। ठीक है भाई। अगर कोस की फॉर्म में आपको दिया है क्वेश्चन और वो मल्टीप्लाई में, तो आप जानते हो बच्चों कोस 90 की वैल्यू क्या होती है। ये कौन सा रंग दिखा रहा है भाई हमें, कभी लाल कभी पीला। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। बात क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। टेबल लर्न कर लेना आप। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में 3 से 4 दिन है, तो आप अपनी टेबल लर्न कर लेना बच्चों। अगर अब तक आपने लर्न नहीं की टेबल, तो कोस, साइन, ठीक है, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, इनकी वैल्यू आपको याद रख लेनी कर लेनी है। तो कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, क्या होती है, जीरो। अगर ये 1 से स्टार्ट होता है बच्चों, 2 आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, थोड़ी देर के लिए कोस को भूल जाइए। कहीं पे 4 भी आएगा, हमें कहाँ तक जाना है, 179 तक जाना। तो कहीं ना कहीं 90 भी आएगा बच्चों, हमें कहाँ तक जाना, 179 तक जाना है। और ये सब किसके किसके साथ जुड़े हैं, ये कोस के साथ जुड़े, किस किस उसमें जाते हैं, ये कोस में जाते हैं बच्चों, किस में जाते हैं, कोस में। ठीक है भाई। तो कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, हमें कहाँ तक जाना है, कोस 179 डिग्री तक जाना है, मल्टीप्लाई में होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा कोस 90 भी आएगा, और कोस 90 जैसे आएगा हमारा बीच में, तो ये क्या करेगा, इन सब की वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर मल्टीप्लाई में किसी की वैल्यू जीरो आ जाए, तो बाकी जो प्रोडक्ट है आपका वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी थ्योरी समझना जरूरी है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बस आपको ध्यान रखना है।
कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लिया मैंने कोस 90 डिग्री आ ही गया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन ए। क्या होगा, ए। इस पूरे सीरीज की वैल्यू क्या होगी, 0। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 36.1 बटे में 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। 36.1 बटे में 102.4 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट आपसे पूछा है। स्क्वायर रूट आसान सा प्रश्न है, आसानी से कर जाओगे, बस थोड़ा सा पॉइंट का लोचा है, इसको समझ लीजिए आप। यहाँ 102.4 है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है अगर बराबर स्थानों के बाद है तो। यहाँ भी एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद है, तो आप इसे काट देते हैं, ठीक है भाई, हम इसे काट देते हैं, आगे चलते हैं। अब ये 361 हो गया, ये क्या हो गया 1024। हमें निकालना है इसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट। 361 बटे 1024, इसको लिखा जा सकता है, 361 होता है 19 का स्क्वायर और 1024 होता है 32 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा इसका, 19 बटे 32 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर बनेगा, ये 32 का स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर से आपका स्क्वायर, ये जो आपका रूट है ये हट जाएगा, तो 19 बटे 32 इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। छोटा सा मगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप इसे, गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखते हैं, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए आज। हाँ लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और है हमारा, तो चलिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया आज का। देख लीजिए आप इसे एक बार और ट्राई कीजिए पहले कुछ सेकंड के लिए, फिर मैं आपको उसका आसान सा सोल्यूशन बताता हूँ। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग गए, ठीक है, और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 रह गई, तो चौथे दिन कितने परसेंट की गिरावट आ गई। या तो 84,500 लोग आ गए, या फिर एकदम से घटकर 16,900 रह गए, तो कितने परसेंट की कमी हो गई। परसेंटेज में कमी को बताना है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, बस ध्यान से देखना, आपको कैलकुलेशन को ध्यान से निपटाना है। 84,500, ठीक है, और चौथे दिन कितने आ गए, 16,900। तो पहले वैल्यू देखते हैं कितनी कम होगी, वैल्यू में देख लेते हैं, कमी देख लेते हैं बच्चों, संख्या में कितनी कमी हो गई, संख्या में कमी। तो संख्या में कमी कितनी हो गई, 67,600 की, ठीक है भाई। 500 में से 900 नहीं जाते, 1500 में 900 घटाएंगे 600 बचेगा भाई। 8300 में से 1600 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 6700, ठीक है भाई, कितने बचेंगे, 67। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब इतने बचे, ठीक है भाई, इतने कम हो गए, 16,900 आए हैं, पहले कितने आते थे, 84,500 आते थे, अब 16,900 आते हैं, तो कितने कम हो गए, 67,600। और ये किस पे कम हो गए बच्चों, 84,500 पे, 84,500 पे कम हो गए, ठीक है। और 100 से गुना लगाएंगे आप इसमें, 100 से गुना लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, दो जो कट गई आपकी, 13 से काट लेते हैं, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 होता है, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26। आगे चलते हैं, इसे काटे 13 से तो 13 6 78 होता है, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, ये आ गया हमारा, ये जीरो तो हमारी कट गई, 65 ही आया केवल, ठीक है भाई। अब ये 13 से और कट जाएगा, 13 चौका 52 और 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे 400 को, तो कितना आ गया, 80% आ गया, कितना आ गया, 80%, ऑप्शन ए। इसको सोल्व करना है ध्यान से। हमारी संख्या कितनी आ गई, 80% कमी हो गई संख्या में, 84,500 से 16,900 रह गई, 67,600 लोग कम हो गए। ये 67,600 84,500 का कितना परसेंट है, तो 80%, कितना है, 80%। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, उस पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य समय का। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखें आप इसे,
ठीक है। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो पहले काम बना लेते हैं, काम कितना होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। नाम क्या है इसके, अविनाश, भुवनेश, बी फॉर भुवनेश और सी फॉर चमन। ठीक है भाई, सही नाम हो गए ABC। ये 20 दिन में कर लेता है, इसके 20 डेज हैं, इसके कितने हैं 30 डेज और इसका कितना है 60 डेज। इनका एलसीएम ले लेते हैं, काम बना लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60 आ जाएगा। ये इनका काम हो गया। 20, 30 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं तो एलसीएम कितना बनेगा 60 ही बनेगा। एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2 इसकी आ जाएगी 1। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलते हैं। अविनाश उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन, यानी कि पहले 2 दिन अकेला अभिषेक काम करेगा, ठीक, अविनाश काम करेगा, और जब तीसरा दिन आएगा ये तीनों काम करेंगे। ठीक है भाई, तीनों तीनों कितना करेंगे, 3, 2, 5 और 1 6। 6 ये अकेला कर लेगा। तो 2 दिन तो किसके चलेंगे काम में भाई, 2 दिन तो होंगे ए के, 2 दिन ए, और तीसरा जो दिन होगा, जो थर्ड डे होगा, उसमें होगा तीनों का A प्लस B प्लस C। ये तीनों मिलके काम करेंगे। तीनों कितना करेंगे 6, और ये पहले 2 दिन अकेला कितना करेगा, ये भी 6 करेगा। तो 6 6 कितना हो गया 12, यानी कि 3 दिन में 12 काम हो पाएगा। ठीक है भाई, 3 दिन में 12 काम हो पाएगा। बात क्लियर है। ये 3 दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। और काम कितना करना है बच्चों, में काम करना है 60। कितना करना है 60। ठीक है भाई, तो 2 दिन ए और तीसरे दिन तीनों का, तो तीसरे दिन तीनों का कितना हो जाएगा 6 काम हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो गया 12। तो 12 काम ये करेंगे 3 दिन में। 12 काम का एक राउंड बनेगा, साइकिल बनेगा 3 दिन में 12, लेकिन हमें करना है 60। तो इसे 60 बनाने के लिए 5 से गुना लगाएंगे आप, क्योंकि टोटल काम 60 है हमारा। तो 12 में 5 से गुना लगाए, 5 से इसमें गुना लगेगी। तो 15 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, इस प्रकार से पूरा काम हो जाएगा। उसका आंसर होगा 15 दिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से आप इन्हें लगाएं, प्रैक्टिस करें लगातार। ठीक है भाई, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की जो वीडियो है मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेकर आऊँगा, ताकि एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है भाई, और आपका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके। तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा बच्चों। तो वीडियो पसंद आए इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।